ये पार्लियामेंट चैप्टर हम लोग कर रहे थे लक्ष्मीकांत से। और ये यहाँ तक हमने कर लिया था। पार्लियामेंट में जो राज्यसभा लोकसभा उसकी कंपोजिशन है, इलेक्शन कैसे होता है, ये सब हो गया था। उसके बाद ये सैलरीज एंड अलाउंस, ओथ और अफर्मेशन भी हो गया था। ओथ ऑफ अफर्मेशन इसके पहले था। ठीक है। तो उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक, कुछ 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 चीज़ें देखनी थी बस। जैसे मान लो कि ओथ और अफर्मेशन में क्या क्या है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनका लॉयल्टी एक तरह से। ठीक है। और जो भारत की एकता और अखंडता है उसके बनाए रखने के लिए। और तीसरा कि जो भी उनको ड्यूटी दी जाएगी उसको फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे वो। ठीक है। इतनी चीज़ें थी। और ये 500 रुपये फाइन वाला क्या केस है कि कोई भी जो मेंबर नहीं है, अगर वो हाउस की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, या बिना ओथ या अफर्मेशन के किसी का इलेक्शन हो गया मान लो, उसको उसने अभी ओथ और अफर्मेशन नहीं लिया है और वो जाके वहाँ बैठ रहा है, तो उसको भी 500 रुपये फाइन देनी पड़ेगी हर दिन का। ठीक है। ये सब चीज़ था। और कोई अगर मतलब क्वालिफाइड नहीं है मेंबरशिप के लिए, ये डिस्क्वालीफाइड है, वो भी अगर बैठ रहा है तो उसको भी 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। ये सब है। फिर उसके बाद सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो दोनों ही मतलब दोनों ही हाउस के एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको सैलरी और अलाउंसेस मिलती हैं। पार्लियामेंट इसको डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है कि पार्लियामेंट इसको डिसाइड करेगा कि कितनी मिलनी है। ठीक है। तो 1954 में पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट, जिसको 2018 में एक तरह से अमेंड किया गया, कह सकते हैं बढ़ाया गया। कितना, पहले 50 मिलता था, अब 1 लाख पर मंथ जो उसकी उनकी सैलरी है एमपीज की। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है कितना, 70,000 पर मंथ। और ऑफिस एक्सपेंस अलाउंस ये मिलता है 60,000 पर मंथ। ठीक है। इसके पहले जो डेली अलाउंस था वो 2010 में 1,000 से 2,000 बढ़ा दिएगा। ठीक है। सब फालतू चीज़ें हैं, वैसे तो नहीं पूछना है। Salaries and allowances of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha are also determined by Parliament. They are charged on Consolidated Fund of India. देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, उनकी जो सैलरीज हैं, हाँ, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज हैं। ठीक है। एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। जो चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती हैं उसको हर साल पास नहीं करना होता है। एक बार फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया, हो गया। ठीक है। सैलरीज एंड अलाउंसेस। फिर क्या है, 1953 पार्लियामेंट इनेक्टेड सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। अंडर दिस एक्ट, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स any of the following officer, namely chairman, deputy chairman of Rajya Sabha, speaker and deputy speaker of Lok Sabha. ठीक है। In 2018, Parliament increased the salary of chairman of Rajya Sabha from 1.25 lakh to 4 lakh per month. इनको तो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है। एक्चुअली जो चेयरमैन है उनकी सैलरी जो है मतलब एज ए चेयरमैन ऑल्दो मिलती है, लेकिन वो है वाइस प्रेसिडेंट ना, है तो वाइस प्रेसिडेंट। तो दोनों, और उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई उनकी ऐसी जॉब नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बस वो अपने वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। उनकी जो सारी ड्यूटीज़ हैं वो चेयरमैन को लेकर है, वाइस प्रेसिडेंट को लेकर नहीं है। बस इन केस अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है या उनकी डेथ हो जाती है या कोई वैकेंसी आ जाती है किसी भी तरह की, तो वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं और उस समय उनको प्रेसिडेंट की जो सैलरी अलाउंसेस या पर्क्स प्रिविलेज होंगे वो मिलेंगी। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं अपने यहाँ, सिर्फ नाम के हैं वो। अदर ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सैलरी पर मंथ एट द सेम रेट एज आर पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है, भेदभाव। जो चेयरमैन है, मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन है, उनको 4 लाख पर मंथ मिल रहा है। ठीक है। 4 लाख पर मंथ मिल रहा है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन, हाँ, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, ठीक है, उनको एज अ एमपी जो सैलरी मिलती है वही मिल रही है जो 1 लाख वाली हमने ऊपर देखी थी। ठीक है। फर्दर ईच ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ डेली अलाउंसेस फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल ऑफ हिज टर्म। ठीक है। एट द सेम रेट इट इज पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जो सारी बाकी कंडीशन है एमपीज के लिए, वही जो सैलरीज और अलाउंस की कंडीशन है डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। ठीक है। सिर्फ चेयरमैन का एक्सेप्शन दिया है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट है तो उनको सैलरी 4 लाख है। ठीक है। बाकी सब ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेम एक्ट, सम अलाउंस इज पेड टू स्पीकर of Lok Sabha at the same rate is payable to cabinet minister.
ठीक है। फिर मतलब 2000 पर मंथ इनको मिलता है। लाइकवाइज द सैनिटरी अलाउंस इज पेड टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट द सेम रेट पेबल टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी 1000 पर मंथ। देख लो वहाँ भी कैटेगराइजेशन है, मंत्री मंत्री में भेद है। चलो कोई नहीं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा में कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। राज्यसभा में कौन करता है? चेयरमैन। चेयरमैन इज ऑल्सो, मतलब चेयरमैन जो है वो अपने जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इस समय कौन है? एम वेंकैया नायडू। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू है, ठीक है। नहीं, एम वेंकैया नायडू नहीं है। क्या नाम है उनका? धनकर, धनकर है, ठीक है। एम वेंकैया नायडू इसके पहले थे वाइस प्रेसिडेंट। धनकर है अभी, ठीक है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देयर इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर लोकसभा एंड चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन फॉर राज्यसभा, ठीक है। इनके अलावा एक पैनल होता है जिनको चेयरपर्सन कहा जाता है लोकसभा के लिए, और वाइस चेयरपर्सन राज्यसभा के लिए। उनको भी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, देखो चेयरपर्सन है लोकसभा के केस में, वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा के केस में। याद रखना कि मतलब अगर स्पीकर है, अगर स्पीकर प्रेजेंट है, स्पीकर आए हैं तो स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। स्पीकर नहीं है, चले गए, कुछ काम है, या वो कह दिया कि ठीक है आज हम छुट्टी पे हैं, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। अब दोनों लोग नहीं है ठीक है, तो ये जो पैनल है ना, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, इसमें से किसी एक को रख दिया जाता है चेयरपर्सन, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से भी कोई नहीं है, इसमें से भी कोई नहीं है, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई जितने मेंबरान बैठे हो लोकसभा में, उसमें से कोई एक जने उठ के वो कर दो, प्रिसाइड कर दो, ठीक है। तो देखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्शन एंड टेन्योर। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स, ठीक है। इसलिए जो स्पीकर होता है वो हाउस का मेंबर है, क्योंकि वो मतलब लोकसभा का मेंबर है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करके स्पीकर बना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ केस अलग है। लेकिन चेयरमैन क्या होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली, जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट है। और वो क्या कहते हैं, इलेक्ट होके आता है बाहर से, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है। इसलिए कई केसेस में आप देखोगे स्पीकर जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है। और जो चेयरमैन है या राज्यसभा के जो चेयरमैन है, वो वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेंबर के मतलब हाउस के मेंबर नहीं है। स्पीकर जो है हाउस का मेंबर होता है, इसलिए वो वोट दे सकता है, ठीक है। ये चीज आपको आगे देखने को मिलेगी कई जगह, ठीक है। स्पीकर इज सिलेक्टेड बाय द लोकसभा अमंगस्ट इस मेंबर एज सुन एज मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। कोई फिक्स डेट नहीं होती, लेकिन पहली सिटिंग के बाद बहुत जल्दी से इलेक्ट कर लेते हैं, कई बार तो पहले दिन कर लेते हैं, ठीक है। वेन एवर द ऑफिस ऑफ स्पीकर फॉल्स वैकेंट, द लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अपने यहाँ इसमें लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट, और वहाँ के केस में शायद गवर्नर है। मतलब लिस्टेड असेंबली के केस में, ठीक ठीक है। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। हाउएवर ही हैज टू वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द थ्री केसेस। तीन केसेस में उनको वैकेट करना पड़ता है। मतलब स्पीकर जो होता है, जितने जितने टाइम का टेनर होगा लोकसभा का, तब तक वो रहेगा, और जब टेनर खत्म हो जाएगा तो उनको रिजाइन करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि वो तब तक रहते हैं ना जब प्रोटेम स्पीकर असाइन होता है, ठीक है, तब तक रहते हैं वो वैसे तो। इसमें कहा है कि किन केसेस में उनको वैकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। पहला, ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं है तो उनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, और जो चेयरमैन है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है ना। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर, स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर देते हैं। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो उनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। तीसरा, इफ ही इज रिमूव बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सच अ रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 डे एडवांस नोटिस, ठीक है। तो अगर उनको किसी रेजोल्यूशन से हटा दिया जाता है, मतलब रेजोल्यूशन जो मेजोरिटी से पास किया जाएगा, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर्स याद रखना, जितने वहां पर हैं उस समय, उस मतलब जितनी सीट्स उस टोटल हैं, टोटल नहीं, जितने मेंबरशिप है उस समय, ठीक है। मान लो कि 545 से हैं, ठीक है। वैकेंसी चल रही है 5 की, ठीक है।
तो 540 हो गए। अब 540 का जो भी मेजोरिटी होगा ना वो, ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स। फिर व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन द हाउस, ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ हाउस, ठीक है, दो ही मे बी प्रेजेंट। हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एट सच टाइम इन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, दो नॉट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट्स, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जब स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में होगा तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई और प्रिसाइड करेगा, मान लो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, या जो पैनल में चेयरपर्सन है वो उसमें से कोई प्रिसाइड करेगा, ठीक है। भले ही वो वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन वो प्रोसीडिंग जो हाउस की प्रोसीडिंग होगी उसमें बोल सकते हैं, और क्या कहते हैं कि मतलब वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इंस्टेंस पर जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगा तो नहीं दे सकते, ठीक है। अभी इसका केस हम देखेंगे, जो इक्वालिटी ऑफ वोट है उसके केस में डिसाइडिंग वोट उनका होता था ना, स्पीकर का। तो इस केस में जब उनके ऊपर मतलब हटाने का वो रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा तब वो नहीं वोट कर सकते, ठीक है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट whenever the Lok Sabha is dissolved, Speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पीकर का होना बहुत जरूरी होता है। स्पीकर तब तक रहते हैं ना जब अगली लोकसभा इलेक्ट होके आती है और पहली मीटिंग होती है, और उनको मतलब प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है ना, किसी एक बंदे को जो एल्डेस्ट होता है, ठीक है। एल्डेस्ट मेंबर जो होता है हाउस का उसको प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, उनको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, तभी अपना जो है ऑफिस खाली करते हैं, जब जिस दिन उनको प्रोटेम किसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीकर जो है अपना हाउस खाली करते हैं, वेकेट करते हैं ऑफिस। रोल, पावर एंड फंक्शंस। स्पीकर इज द हेड ऑफ लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इसका इसका मतलब होगा कि लोकसभा की जो हेड है वो स्पीकर हैं, और स्पीकर ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ उसके, ठीक है। मतलब कहीं अगर वो गए कुछ बोले तो वो ऐसा माना जाएगा कि लोकसभा ने बोला है, ठीक है। He is guardian of power of and privileges of member and House as a whole and its committees. He is the principal spokesman of House, and his decision in all parliamentary matter is final, ठीक है। लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है ना, वही मतलब जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होती है विद इन लोकसभा, लोकसभा के बाहर नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाहर फाइनल होगा, लेकिन लोकसभा के अंदर स्पीकर का जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वही फाइनल होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकसभा के अंदर, ठीक है। फिर क्या, हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। He is thus much more than merely presiding officer of Lok Sabha. In this capacity, he is vested with vast, varied, and vital responsibility. ठीक है, बहुत चीज़ है। Speaker of the Lok Sabha derive his power and duties from three sources. पहला है Constitution of India, दूसरा है Rules of Procedure and Conduct of Business of Lok Sabha, और तीसरा है Parliamentary Conventions, ठीक है, रेजोल्यूटरी पावर दैट आर अनरिटन। कन्वेंशन मतलब कई चीजें हैं जो रिटर्न नहीं है लेकिन वो चली आ रही हैं पहले से, तो उसको माना जाता है वैसे के वैसे, जैसे ही वो फॉलो अप हो रही है अभी तक, ठीक है। ऑल्दो ही हैज द फॉलोइंग पावर एंड ड्यूटीज, उनके पास और कौन सी जो पावर है, ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है। हाउस का डेकोरम और ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, स्पीकर की है। दिस इज हिज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही हैज द फाइनल पावर इन दिस, ठीक है। इस बार इसलिए कई बार आप सुनते हो कि जब कुछ ज़्यादा ही शोर होता है तो वो कुछ लोग को सस्पेंड कर देते हैं अगर वहाँ कुछ ज़्यादा अराजकता होती है, ठीक है। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट विद इन द हाउस, ठीक है। देख लो इसमें कहा गया है कि फाइनल इंटरप्रेटर हैं किसी भी प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये सब हाउस के अंदर है लेकिन हाउस के बाहर नहीं। ही एडजन ही एडजन द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम, ठीक है। कोरम कितना, 1/3 चाहिए होता है ना, 1/10 चाहिए होता है, ठीक है। द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 चाहिए होता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। He does not vote in first instance, but he can exercise a casting vote in case of a tie. In other words, only when house is divided equally on any subject, speaker is entitled to vote. Such vote is called casting vote, and its purpose is to resolve deadlock. ठीक है,
तो अगर मान लो कि कोई लॉ बनना है और उस पर वोट हुआ, तो इक्वल नंबर ऑफ यस और नो मिले, ठीक है, आइज और नोइज जो भी है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मान लो कि इक्वल हो गया 50-50%। तो अब जो कास्टिंग वोट होगा वो स्पीकर का होगा, ठीक है। स्पीकर जो है एक वोट अपना दे के इसको डेडलॉक को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले केस में वो वोट नहीं देंगे, कि जब पहले वोट हो रहा होगा उस बिल पर तो वोट नहीं देंगे, लेकिन जब अगर 50-50 हो गया तब स्पीकर अपना वोट देंगे उस पर, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं पड़ती वोट देने की, ठीक है। ही प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सच अ सेटिंग इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ऑन अ बिल, ठीक है। जॉइंट सेटिंग पे पहले कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करेगा, देखना ये बाद में। He can allow a secret sitting. He can allow a secret sitting of the house at the request of leader of the house. लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है भाई? ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? लीडर ऑफ द हाउस, अगर पीएम है उस हाउस का हिस्सा, मतलब पीएम अगर लोकसभा का हिस्सा है तो पीएम लीडर ऑफ द हाउस होंगे, ठीक है। हाँ, अगर पीएम जो है लोकसभा के मेंबर हैं तो पीएम जो है लीडर ऑफ द हाउस होंगे, या अगर नहीं है तो पीएम बताएंगे कि भैया लीडर कौन है हमारी तरफ से, ठीक है। When the house sits in secret, no stranger can present in a chamber, lobby or galleries except with the permission of the speaker, ठीक है। तो जो सीक्रेट सेटिंग होती है उस समय जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये जो लीडर ऑफ द हाउस है वो कहते हैं कि भाई सीक्रेट सेटिंग करनी है, या कोई ऐसी चीज़ें, सीक्रेट सेटिंग में ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि जो लोगों को ना पता चले, बाहर वालों को, ठीक है। सीक्रेट मैटर्स मतलब डिफेंस के चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। तो उसमें जो बाहरी लोग होते हैं, जैसे विजिटर्स वगैरह होते हैं, विजिटर्स गैलरी होती है ना, लॉबी होती है, और प्रेस पर्सन वगैरह होते हैं, तो उनको बाहर कर दिया जाता है। सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो जिनको स्पीकर जो है परमिशन देंगे, ठीक है। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल, ठीक है। किसी भी बिल पर ना, अगर वो मनी बिल है तो उस पर स्पीकर को साइन करना पड़ता है, और जो भी उन्होंने कहा है, मतलब ये स्पीकर ने कह दिया कि अगर ये बिल मनी बिल है वो फाइनल होता है, उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। Where a money bill is transmitted to Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, Speaker endorses on the bill his certificate that it is a money bill, ठीक है। He decides the questions of disqualification of a member of Lok Sabha arising on the, अच्छा डिफेक्शन के केस में डिफेक्शन के केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसको स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, 10 शेड्यूल वाला। और 1992 में स्पीकर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी डिसीजन हो गया स्पीकर का, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये देखा था हमने केस 10 शेड्यूल का। लेकिन अदर केसेस में कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफेक्शन के केस में ही स्पीकर डिसाइड करते हैं, बाकी केस का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसको प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। बाकी केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? इलेक्शन कमीशन से, ईसीआई से कंसल्ट करते हैं, और जो भी कंसल्टेशन मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला लेंगे, ठीक है। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, which is a link between Parliament of India and various Parliament of the world. He also acts as ex officio chairman of the conferences of presiding officer of legislative bodies in the country, ठीक है। He appoints the chairman of all the parliamentary committees of Lok Sabha and supervise their functioning, ठीक है। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं लोकसभा के, उसके चेयरमैन को यही अपॉइंट करते हैं। ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ किसके किसके? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। याद रखना, स्पीकर जो है 3 कमेटी के चेयरमैन होते हैं खुद, जिसमें वो खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी, और इसके अलावा जो भी कमिटीज हैं उसके चेयरमैन को अपॉइंट लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है, ठीक है। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, स्पीकर का जो हाउस है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो स्पीकर जो है उनको इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी की तरफदारी ना करें, ठीक है। तो एज द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेस्टेड विद अ ग्रेट prestige, position and authority, independence and impartiality becomes its sine qua non, ठीक है। The following provisions ensure the independence and impartiality of the speaker, ठीक है। कौन कौन सी हैं? He is provided with the security of tenure. He can be removed only by a resolution passed by Lok Sabha by special majority of all the then members of the House, and not by ordinary majority, that is majority of member present and voting in the House, ठीक है।
This motion of removal can be considered and discussed only when it has supported by at least 50 मेंबर। अच्छा, मतलब जो स्पीकर हैं उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन आना है उसके लिए कम से कम 50 मेंबर होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करें, तब जाके ये मोशन जो है उनके रिमूवल का कंसिडरेशन में आएगा, और वो भी 14 दिन पहले नोटिस देनी होगी, और उनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी मतलब वो 2/3 वाली नहीं, ऑल देन मेंबर्स की मेजोरिटी। ठीक है। फिर ही सैलरीज एंड अलायंस फिक्स बाय पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलायंस फिक्स बाय पार्लियामेंट, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती हैं। ठीक है, थस नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट डिस्कस एंड क्रिटिसाइज इन लोकसभा एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन। ठीक है, सब्सटेंटिव मोशन में ही उनके वर्क को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। हिज पावर ऑफ regulating procedure and conducting business or maintaining order in the house are not subject to jurisdiction of court। ठीक है, तो उनकी जो पावर है प्रोसीजर या बिजनेस को कंडक्ट करने या मेंटेन ऑर्डर मेंटेन करने का, जो उनका पावर है उसको कोर्ट में नहीं, मतलब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है वो। ठीक है, मतलब अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, तो उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकते इसके हिसाब से, लेकिन अब कोर्ट में हर चीज़ के लिए जा सकते हो। अब अभी हमने देखा कि कुछ एमपी सस्पेंड हो गए थे, वो भी कोर्ट गए थे। ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन इवेंट ऑफ अ टाई। दिस मेक्स द पोजिशन ऑफ स्पीकर इम्पार्शियल। ठीक है, मतलब वो पहले इंस्टेंस में नहीं कर सकेंगे। बात तो वही पड़ी ना, मतलब इम्पार्शियल कैसे, अगर मान लो पहले वोट कर रहे थे तो भी वही करते, और बाद में वोट करेंगे तो भी वही करेंगे जो उनके मन में है। ठीक है, तुमको समझ नहीं आया कि कैसे इम्पार्शियल है ये, मतलब कि अगर वो पहले ही मान लो कि जिस पार्टी के होंगे स्पीकर, नॉर्मली तो किसी पार्टी के होंगे, तो अगर वो उस पार्टी का समर्थन अभी भी कर रहे हैं तो उस पार्टी के अकॉर्डिंग वोट करेंगे उस बिल को, और नहीं कर रहे हैं मतलब मतलब अगर पार्टी ने कहा कि नहीं करना है तो वो हो सकता है नहीं में वोट दें। ठीक है, तो चाहे वो पहले वोट दो चाहे बाद में वोट दो, बात बराबर पड़ेगी। ठीक है, कास्टिंग वोट है तो क्या हुआ, वो डिसाइड तो करेगा ना उसका बिल का फेट। He is given a very high position in order of precedence. He is placed at seventh rank along with the Chief Justice of India. This means he has a higher rank than all the cabinet minister except prime minister or deputy prime minister। ठीक है, इनको मतलब जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है उसमें 7वें रैंक पे रखा है, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे ऊपर रैंक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनसे नीचे है। इन ब्रिटेन स्पीकर इज स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी पैन। हाँ, ब्रिटेन में क्या होता है कि जैसे जो स्पीकर बनता है ना, उनको कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर दो। ठीक है, ताकि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, तो जो उनकी पार्टी की पोजीशन रहेगी उनकी पोजीशन नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद भी मतलब वो पार्टी से रिजाइन कर दिए, और वो जो है मतलब उनको जब नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होगा ना उनको वो सीट ऑफर की जाएगी कि आप मतलब मान लो कि एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ के स्पीकर को कहा जाएगा कि आप यहीं से इलेक्शन लड़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपके खिलाफ वो किसी को खड़ा नहीं करेंगे ऐसा। क्या अपने यहाँ ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, अपने यहाँ स्पीकर जो है उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पार्टी के मेंबर बने रहते हैं। ठीक है, फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर में क्या, ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा इज इटसेल्फ फ्रॉम अमंग दिस मेंबर। जैसे स्पीकर स्पीकर जो है मेंबर हैं हाउस के, वैसे ही डिप्टी स्पीकर भी हाउस के मेंबर होते हैं, और उनका इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है। ठीक है, और जो उनके इलेक्शन का डेट वगैरह होता है वो स्पीकर फिक्स करते हैं। ठीक है। ठीक है, और जब स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है, मान लो किसी भी वजह से खाली हो गया, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो मतलब नहीं, जब डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो खाली हो जाए तो नया डिप्टी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। हम्म, इसमें वो सिस्टम नहीं है कि डिप्टी स्पीकर अगर चला गया तो उसकी जगह स्पीकर काम करेगा, नहीं, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में है। अगर जब तक स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, like speaker, deputy speaker remains in office usually during the life of Lok Sabha, however he may vacate his office earlier in any of the following 3 cases। कौन कौन से केस है, he ceased to member of लोक सभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते तो उनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, मतलब वो भी अब चले गए। इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू स्पीकर, देख लो, स्पीकर जो है अपना रिजिग्नेशन किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, डिप्टी स्पीकर को। हाँ, और डिप्टी स्पीकर किसको देते हैं अपना रिजिग्नेशन, स्पीकर को। ठीक है, तो आदान प्रदान यहाँ होता है इस तरह का। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोक सभा,
सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 40 day एडवांस नोटिस। मतलब जैसे कि स्पीकर रिमूव किए जाते हैं वैसे ही डिप्टी स्पीकर भी रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। डिप्टी स्पीकर Deputy Speaker performs the duties of Speaker's office when it is vacant. He also acts as a Speaker when the latter is absent from the sitting of the House. In both the cases, he assumes all the powers of Speaker. He also presides over the joint sitting of both House of Parliament in case the Speaker is absent from such sitting. ठीक है, अभी मैंने बताया था जो जॉइंट सिटिंग होता है उस पे कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर, ठीक है। अगर स्पीकर एबसेंट है तो डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। हम्म it should be noted that here deputy speaker is not subordinate to speaker. He is directly responsible to the house, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो है वो बस नाम का डिप्टी स्पीकर है, मतलब वो जूनियर नहीं है उनका, वो बस उनकी ड्यूटीज डिफरेंट है और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, मतलब उस हाउस को। Deputy Speaker has one special privilege, that is whenever he is appointed as a member of parliamentary committee, he automatically become its chairman, ठीक है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर के पास ये प्रिविलेज है कि जब भी उनको किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा जाएगा तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी की वो चेयरमैन बनेंगे अपने आप, ठीक है, उनको इलेक्शन या अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Like the Speaker, Deputy Speaker, while presiding over the House, cannot vote in first instance. He can only exercise a casting vote in case of tie. Further, when a resolution for the removal of Deputy Speaker is under consideration of the House, he cannot preside at sitting of the House, though he may be present. ठीक है, तो इनका भी केस वही स्पीकर वाला ही है कि इनको भी कास्टिंग वोट मिला है कि अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह हैं और एकदम मतलब प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, और किसी चीज़ पे वोटिंग हुई तो वो पहले इंस्टेंस पर नहीं वोट करेंगे, लेकिन अगर कोई टाई हो गया मान लो वोट का तो वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं, ठीक है। और उनके जो रिमूवल का रेजोल्यूशन आएगा डिप्टी स्पीकर का, वो मतलब जब अगर उनको रिमूव करने का रेजोल्यूशन आएगा तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो हाउस में हो चाहे ना हो। When a speaker presides over the house, deputy speaker is like any other ordinary member of the house. He can speak in the house, participate in proceeding, and vote on any question before the house. ठीक है, मतलब जब स्पीकर प्रेसाइड करेंगे तो डिप्टी स्पीकर एज नॉर्मल जैसे मेंबर होता है हाउस का वैसे एक्ट करेंगे, और वो हाउस में बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी प्रोसीडिंग में और वोट भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हाउस में। डिप्टी स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू अ रेगुलेटरी सैलरी एंड अलाउंसेस फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट इन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, both speaker and deputy speaker were usually from the ruling party। डिप्टी स्पीकर, द स्पीकर कम फ्रॉम रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस, और डिप्टी स्पीकर जो है वो मेन अपोजिशन पार्टी को जाती है, ठीक है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर while assuming their offices do not make and subscribe any separate oath and affirmation, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उनको अलग से ओथ नहीं दिलाई जाती जब वो अपना ऑफिस करते हैं, क्योंकि वो जो एमपी जब वो एमपी बनते हैं तो ऑलरेडी वो ओथ और अफर्मेशन ले चुके होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी स्पेशल वो नहीं है कि जिसके लिए उनको लेना पड़े। जैसे मान लो कि जो मंत्री बनता है कोई बंदा, तो उनको सीक्रेसी की ओथ दिलाई जाती है ना, तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता कुछ। The institution of speaker and deputy speaker originated in India in 1921 under the provisions of Government of India Act 1919, Montague-Johnson reform. At that time, the speaker and deputy speaker were called the president and deputy president respectively, and the same nomenclature till 1947, ठीक है। तो जो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद है, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उसका जो इलेक्शन हुआ था, तो जब पहली मतलब असेंबली बैठी थी ना उसमें ही 1921 में आया था, ठीक है। तो उनको उस समय प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, जो अभी हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं, उनको पहले प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था, और यही नोमेनक्लेचर जो था वो 1947 तक चला है, ठीक है। बिफोर 1921 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 1921 के पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो प्रिसाइड करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग पर, ठीक है। इन 1921 फेडरिक वाइट एंड
Sachidanand Sinha were appointed by Governor General of India as first Speaker and Deputy Speaker, ठीक है, of the Central Legislative Assembly 1921 में, ठीक है। उसके बाद 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। The Government of India Act 1935 changed the nomenclature of President and Deputy President of Central Legislative Assembly to Speaker and Deputy Speaker respectively, ठीक है। 1935 में ये नाम चेंज किया गया, जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किया गया, लेकिन जो पुराना नोमेनक्लेचर था वो कंटिन्यू रहा 1947 तक, एज फेडरल पार्ट ऑफ 1935 एक्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो जो फेडरल पार्ट था उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो जो चीजें उसमें रह गई। जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के, और अनंत सायम अयंगर ये पहले डिप्टी स्पीकर रहे इंडिया के, ठीक है। जीवी मावलंकर आल्सो हैड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, एज वेल एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 decade फ्रॉम 1946 टू 1956 तक, ठीक है। फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, अभी हमने देखा था कौन कौन होता है, पहले स्पीकर हुआ, ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है। उसके नीचे कौन होते हैं, नीचे तो नहीं मतलब अलग, सबऑर्डिनेट नहीं दूसरे के, ठीक है। ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। तो इसमें क्या है कि स्पीकर जो हैं वो जो मेंबर्स हैं उसी में से नॉमिनेट करते हैं पैनल को, ठीक है, और 10 मतलब मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा चेयर स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 पर्सन। तो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एबसेंट होते हैं तो पैनल ऑफ चेयर पर्सन में से ही कोई प्रिसाइड करता है, ठीक है, ठीक है। एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। He has the same power as Speaker when so presiding. He holds office until the new panel of chairperson is nominated. When a member of a panel, when a member of the panel of chairperson is also not present, any other person as determined by the House acts as Speaker. ठीक है, मतलब अगर जो जो पैनल है सारा पैनल एब्सेंट मान लो, ठीक है, कोई मेंबर नहीं है, स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर नहीं है और पैनल के चेयरपर्सन भी नहीं है, तो हाउस खुद ही डिटरमाइन करता है कि कौन प्रिसाइड करेगा, ठीक है। हाउस देखो इसमें हाउस डिटरमाइन बाय द हाउस एक्ट्स, अब हाउस एक्ट्स पता नहीं कैसे। इट मस्ट बी एम्फसाइज्ड हियर दैट a member of the panel of chairperson cannot preside over the house when the office of speaker or deputy speaker is vacant, ठीक है। मतलब अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस जो है वैकेंट है तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं उसमें से कोई भी प्रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ड्यूरिंग सच टाइम स्पीकर्स ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस एज प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस। द इलेक्शन आर हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल टू फिल द वैकेंट पोस्ट, ठीक है। उस समय जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद खाली है तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं वो एक्ट नहीं करेंगे एज प्रेसिडेंट, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बल्कि प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट करेंगे इस पर्पस के लिए कि वो क्या कहते हैं कि वो प्रिसाइड करे लोकसभा में, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इन दोनों वैकेंसीज को फिल करने के लिए इलेक्शन हो, ठीक है। स्पीकर प्रोटेम बता दें, स्पीकर प्रोटेम इलेक्शन के बाद किसी एक बंदे को नॉमिनेट किया जाता है एज ए स्पीकर प्रोटेम, और नॉर्मली वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो लोकसभा के केस में, सबसे ज़्यादा बार आया हो वो इलेक्ट होके, ठीक है। तो एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा वेकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है। तो अब बताया था कि जैसे मान लो कि अभी वाली जो लोकसभा है ये मान लो कि मई में खत्म हो रही है, 14 मई के आसपास खत्म होगी, ठीक है। तो जो लोकसभा के जो स्पीकर है वो तुरंत रिजाइन नहीं करेंगे 14 मई को, वो रहेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएगा, जब असेंबली पहली बार बैठेगी, जिस दिन प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन होना होगा उसी दिन वो अपना ऑफिस खाली करेंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो देयर फॉर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज सिलेक्टेड एज फॉर दिस पर्पस।
और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर ओथ टू स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं, जो नॉर्मली वो उस बंदे को करते हैं जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है इन सब में। और प्रेसिडेंट क्या है, उन्हें ओथ दिलाते हैं स्पीकर प्रोटेम को। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर। ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। His main duty is to administer oath to the new members. He also enables the house to elect new speaker। ठीक है, तो स्पीकर प्रोटेम का मेन मकसद, मेन उद्देश्य जो है वो सारे ही मेंबर को मतलब ओथ दिलाना होता है। ठीक है, जो भी नए मेंबर आते हैं उनको ओथ दिलाना होता है। और उसके बाद जो मेंबर्स मान लो कि मतलब उन्होंने ओथ दे ली सारे मेंबर ने, तो वो एक स्पीकर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, when the new speaker is elected in the house, the office of speaker pro tem cease to exist, hence this office is a temporary office existing for few days। ठीक है, तो नॉर्मली वही होता है ना, जैसे इलेक्शन हुआ तो जिस दिन पहली सिटिंग होनी है, पहली सिटिंग, तो भाई क्या कहते हैं, ओथ दिलाना है। ओथ दिलाने के लिए एक बंदे को प्रोटेम स्पीकर प्रोटेम रखा जाएगा, स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम, स्पीकर प्रोटेम जो है वो जो नए मेंबर्स होंगे बाकी वाले उनको सबको ओथ दिलाएगा। और उसके बाद जब सबको ओथ मिल गई है, सब सब मेंबर हो गए हैं, तो वो अपना एक स्पीकर इलेक्ट करेंगे इसी में से। ठीक है, सारे में से। फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज नोन एज चेयरमैन। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है अपने यहाँ राज्यसभा के। और जब भी वो एज ए प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, तो वो मतलब चेयरमैन के रूप में नहीं काम करेंगे। मान लो कि प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट अब यहाँ पे जो है चेयरमैन नहीं बनेंगे। ठीक है, इस समय। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ चेयरमैन कौन बनेगा उस समय, जो डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो जाके चेयरमैन बनेगा। ठीक है, समझ लो। तो ड्यूरिंग द any period when the vice president act as a president or discharge the function of president, he does not perform the duties of office of the chairman of Rajya Sabha। ठीक है, chairman of the Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of the vice president। ठीक है, देखा था हमने इनका रिमूवल। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस सिंपल ना, वही थी। और एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर इन लोकसभा। ठीक है, तो जो पावर ऑफ प्रिविलेज है इनकी, जो चेयरमैन की है, पावर ऑफ फंक्शन, और स्पीकर की जो थी लगभग लगभग वही वाली चेयरमैन की भी है। ठीक है, हाउएवर स्पीकर हैज टू स्पेशल पावर विच आर नॉट एंजॉयड बाय चेयरमैन। तो स्पेशल पावर है, पहला एक मनी बिल वाला होगा। ठीक है, स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। और दूसरा, स्पीकर हैं जो जॉइंट सिटिंग पर प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, जब जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउस की, तो उस पर स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, चेयरमैन नहीं करेंगे राज्यसभा के। ठीक है, अनलाइक ए स्पीकर हु इज मेंबर ऑफ द हाउस, द चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो मतलब वाइस, एक्चुअली ये है तो वाइस प्रेसिडेंट ना, वाइस प्रेसिडेंट है चेयरमैन, तो ये जो है हाउस के मेंबर नहीं है, हाउस के मेंबर नहीं है। बट लाइक द स्पीकर, द चेयरमैन can also cannot vote in first instance। He too can cast a vote in the case of an equality of vote। ठीक है, तो कास्टिंग वोट जो है इनको भी मिला हुआ है, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसलिए इनको कास्टिंग वोट मिला है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो जब मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो रही है, तो वो एज अ चेयरमैन नहीं प्रिसाइड करेंगे। हाउएवर ही कैन प्रेजेंट एंड स्पीक इन द हाउस, कैन टेक पार्ट इन इट्स प्रोसीडिंग विदाउट वोटिंग even at such time while the speaker can vote in first instance when a resolution for his removal is under consideration of the Lok Sabha। ठीक है, मतलब स्पीकर और वाइस वाइस स्पीकर और चेयरमैन में यही डिफरेंस है कि स्पीकर जो है अगर उनका मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ वोट दे सकते हैं, प्रोसीडिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेयरमैन केस में क्या है, वो प्रोसीडिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहले इंस्टेंस में, पहले क्या मतलब किसी भी इंस्टेंस में। ठीक है, in as in case of speaker, salaries and allowances of chairman are also fixed by parliament। ठीक है,
they are charged on consolidated fund of India and thus are not subject to the annual vote of parliament. ठीक है, तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन का हमने पढ़ा, इनकी जो सैलरीज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होती हैं। ठीक है, during any period when the vice president act as president or discharge the function of president, he is not entitled to any salary or allowance payable to chairman of the Rajya Sabha, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंस मिल रही होगी ना उस समय। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, डिप्टी chairman is elected by Rajya Sabha itself from among this member. Whenever the office of deputy chairman falls vacant, Rajya Sabha elect another member to fill the vacancy. ठीक है, डिप्टी चेयरमैन वेकेट्स हिज ऑफिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन का जो केस होगा ना वो बहुत सिमिलर होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। ठीक है, क्योंकि ये जो है राज्यसभा के मेंबर होते हैं, डिप्टी स्पीकर मेंबर होते हैं, स्पीकर नहीं, डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर होंगे, लेकिन जो चेयरमैन है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो किस केस में इनको मतलब ऑफिस खाली करना पड़ेगा? पहला, इफ ही सीज टू मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, दूसरा, इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के केस में क्या था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये इनको रिजाइन करते थे, मतलब ये इनको रिजिग्नेशन अपना देते थे, और डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर को अपने रिजिग्नेशन देते थे। लेकिन यहाँ पे देखो जो चेयरमैन है, जो चेयरमैन है वो अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, इनमें से नहीं देंगे डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी चेयरमैन को, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ओके, वो रिजाइन एज अ चेयरमैन नहीं, एज अ वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो होता है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, वो अपना डिजिग्नेशन चेयरमैन को देगा, चेयरमैन को देगा। ठीक है, तो देखो, इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द चेयरमैन, ठीक है, if he is removed by resolution passed by the majority of all the then members of the Rajya Sabha, हाँ, such resolution may be moved only after 14 days notice। तो जो हमने अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कंडीशन पढ़ी थी ना, ये सारी कंडीशन उसी तरह है। ठीक है, तो ये तीनों ऑफिस लगभग लगभग सेम है। चेयरमैन का डिफरेंट होता है क्योंकि चेयरमैन एज अ वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ चेयरमैन है। ठीक है, तो डिप्टी चेयर परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन्स ऑफिस व्हेन इट इज वैकेंट और व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, he also act as chairman when the latter is absent from the sitting of the house। ठीक है, in both the cases he has all the powers of the chairman। मतलब जब भी वो एज अ चेयरमैन है, मतलब काम कर रहा है, तो उसको सारी जो पावर चेयरमैन की वो मिल जाती हैं। ठीक है, इट शुड बी एम्फेसाइज हियर दैट डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन। जैसे कि हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर केस सीखा था कि उसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होता, ये ऐसे ही केस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का है। ठीक है, क्योंकि वो जो डिप्टी चेयरमैन है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस को, यानी राज्यसभा को। ठीक है, फिर लाइक चेयरमैन, द डिप्टी चेयरमैन while presiding over the house cannot vote in first instance, he can only exercise casting vote in case of a tie। Further, when a resolution for the removal of deputy chairman is under consideration of the house, he cannot preside over the sitting of the house, though he may be present। ठीक है, when the chairman preside over the house, deputy chairman is likely like any other ordinary member of the house, he can speak in the house, participate in proceeding or vote on any question before the law, before the house। ठीक है, तो सारी केसेस जो हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ा था वो चेयरमैन के ऊपर एकदम फिट बैठेंगी। और डिप्टी चेयरमैन, सॉरी नॉट चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन के ऊपर एक बार सारी चीजें लगभग फिट बैठेंगी। वही सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जो है राज्यसभा का होगा, उसमें लोकसभा का कॉन्टेक्स्ट था। ठीक है, इन केस ऑफ इन इन नहीं, लाइक द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस, दे आर फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट इन आर चार्ज ऑन फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा। फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर राज्यसभा, लोकसभा के केस में था क्या था, लोकसभा के केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन था। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन था, लेकिन राज्यसभा के केस में वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, वाइस भी जुड़ गया इसमें। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन नॉमिनेट फ्रॉम अमंग्स मेंबर अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, एनी वन ऑफ देम ऑन एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। he has he has the same power as chairman when so presiding,
ही holds ऑफिस until a new panel of chairperson is nominated। ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो नॉमिनेट करते हैं वाइस चेयरपर्सन को, और वो चेयरपर्सन तब तक उसके हिस्सा रहेंगे जब तक कि नया कोई नॉमिनेशन नहीं हो जाता है। किसी नए बंदे को आपने कहा कि आज से ये वाइस चेयरपर्सन होंगे, तो पुराना वाला हट जाएगा अपने आप। ठीक है, when a member of panel of chairperson is also not present, any other person as determined by the house act as a chairperson। It must be emphasized that there are members of panel of vice chairpersons cannot preside over the house when the office of chairman and deputy chairman is vacant। ये जो हमने अभी स्पीकर डिप्टी स्पीकर केस में देखा था, अगर दोनों हाउस खाली हैं तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है उसमें से कोई प्रिसाइड नहीं करता। वही केस इसमें भी है कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस जो है खाली है, वैकेंट है, तो जो वाइस चेयरपर्सन की जो पैनल है वहां से कोई प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग सच टाइम chairman's duties are to be performed by such member of the house as the president may appoint for the purpose। The election are held as soon as possible to fill the vacant post। ठीक है, तो अगर चेयरमैन नहीं है, ठीक है, चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, तो जो हाउस 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 वाइस हैं, हाउस वाइस चेयरपर्सन हैं, ठीक है, वो प्रेसाइड नहीं करेंगे। कौन प्रेसाइड करेगा? जिसको प्रेसिडेंट कहेंगे उस समय। ठीक है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि भाई कौन प्रेसाइड करेगा। फिर सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, each house of the parliament had separate secretariat staff of its own, though there can be some post common to both of the house, their recruitment and services condition are regulated by parliament। ठीक है, the secretariat of each house is headed by a general secretary। he is permanent officer and is appointed by the presiding officer of the house। ठीक है, दोनों ही जो हाउस है उनके अपने खुद के पार्लियामेंट वो हैं, सेक्रेटरीट है, उनका अलग सेक्रेटरीट है, स्टाफ है, और कुछ पोस्ट कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम है। ठीक है, और इनका जो रिक्रूटमेंट सर्विस होता है वो पार्लियामेंट रेगुलेट करती है, और जो सेक्रेटरीट होते हैं उनको जनरल सेक्रेटरी हेड करते हैं। ठीक है, और वो एक तरह के परमानेंट ऑफिसर होते हैं जिनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिस मतलब चेयरमैन के केस, लोकसभा के केस में स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन। ठीक है, ठीक है, लीडर्स इन पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द हाउस अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा, द लीडर ऑफ द हाउस मीन्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, if he is member of Lok Sabha, or a minister who is a member of Lok Sabha and is nominated by Prime Minister to function as the leader of the house। ये मैंने बताया था शुरू में ही कि लीडर ऑफ द हाउस वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस का मेंबर होगा वो उस हाउस का लीडर होगा। ठीक है, जिस भी हाउस का, अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा का लीडर होगा, अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा का लीडर होगा। ठीक है, और अगर जिस हाउस का हिस्सा नहीं है, मान लो कि पीएम जो है वो लोकसभा के हिस्सा है, तो राज्यसभा में कौन लीडर होगा? राज्यसभा में जिसको पीएम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कोई भी मंत्री जिसको पीएम अपॉइंट कर दें। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ही इज मिनिस्टर and a member of Rajya Sabha and is nominated by the Prime Minister as function such। ठीक है, the leader of the house in either house is important functionary and exercise direct influence on the conduct of business। He can also nominate the deputy leader of the house। The same function in USA is known as majority leader। ठीक है, हमारे यहाँ लीडर ऑफ हाउस करते हैं, यूएसए में मेजॉरिटी लीडर। लीडर ऑफ अपोजिशन हमने देखा था, जो रूलिंग पार्टी या कोलिशन होती है उसके अपोजिट में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, मतलब दोनों ही हाउस में लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी जिसको 1/10 सीट मिली हो, 1/10 सीट इससे ज़्यादा, 1/10 या इससे ज़्यादा मिली हो सीट्स, उसका जो लीडर होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, उस हाउस में इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। हिज मेन फंक्शंस आर टू प्रोवाइड अ
constructive criticism of the policies of government and to provide an alternative government. Therefore, the leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha were accorded statutory recognition in 1977. ठीक है, पहले नहीं था स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, मतलब किसी लॉ में मेंशन नहीं था। अब 1977 में इसको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया, किसी लॉ में मेंशन कर दिया गया। दे आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो इनको जो रैंक मिलती है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो कैबिनेट मिनिस्टर की मिलती है। ठीक है, it was in 1969 that an official leader of opposition was recognized for the first time. The same functionary in USA is called known as minority leader. ठीक है, तो 1977 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, 1969 में और मतलब ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शैडो कैबिनेट। ठीक है, तो शैडो कैबिनेट क्या होता है ब्रिटेन में? जैसे मान लो कि जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है अभी, मोदी सरकार जो कहते हैं, तो उसमें पीएम है और अदर मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो शैडो कैबिनेट में क्या होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मिलकर एक कैबिनेट बनाई जाती है, और उसमें मतलब वो पैरेलल कैबिनेट होती है, शैडो कैबिनेट कहते हैं। उसकी पावर फंक्शन कुछ वैसे ना हो, लेकिन जब भी वो होगा, मान लो कि जब भी क्या कहते हैं वैसा केस हुआ कि रिजाइन देना पड़ा या जो प्रेजेंट पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं रही, ठीक है, तो शैडो कैबिनेट जो है वो ओवरटेक करेगी वहां पर। ठीक, इट इज फॉर्म बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर द फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। इन दिस शैडो कैबिनेट almost every member is in the ruling cabinet is shadowed by corresponding member in the opposition cabinet। ठीक है, this shadow cabinet serves as alternate cabinet if there is a change of government. That is why Ivor Jennings described the leader of opposition as alternative prime minister. He enjoys the status of minister and is paid by the government। ठीक है, विप के बारे में आपको आपने सुना होगा। विप एक तरह का कह सकते हो इंस्ट्रक्शन होता है या ऑर्डर होता है, और वो इसके लिए विप ऑफिसर जिनको कहते हैं, विप इशू किए जाते हैं पार्टी द्वारा। ठीक है, whip क्या है? Though the offices of leader of house and leader of opposition are not mentioned in Constitution of India, they are mentioned in the rule of house, rules of the house and parliamentary statute, respectively. The house of whip, on the other hand, is mentioned neither in Constitution of India nor in the rules of the house or in parliamentary statute। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन। देखो विप जो है कन्वेंशन से है, कहीं पे मेंशन नहीं है। Convention of the parliamentary government. Every political party, whether ruling or opposition, has its own whip in the parliament। ठीक है, he is appointed by political party to serve as an assistant floor leader। He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large number and securing their support in favor of or against a particular issue। He regulates and monitors their behavior in parliament। The members are supposed to follow the directive given by whip, otherwise disciplinary action can be taken। ठीक है, तो जो मेंबर्स होते हैं, मान लो कि एक पार्टी ने एक व्हिप इशू किया, एक्स पार्टी है, हाँ एक्स पार्टी ने एक व्हिप इशू किया कि भाई हमें इस एक्स वाई जेड बिल है इसको सपोर्ट करना है। ठीक है, अब कोई मेंबर है, वाई मेंबर है इसी पार्टी का, एक्स वाई जेड का ही, ठीक है, इस पार्टी का है, और इसको कहा, इसने क्या किया, बिल को सपोर्ट नहीं किया, अपोज कर दिया। ठीक है, तो अगर विप इशू है किसी चीज के लिए और आप उसके खिलाफ गए, तो ये माना जाएगा कि आपने अपने वॉलंटरी जो है सदस्यता मतलब वो कर दी है, त्याग दी है। ठीक है, वॉलंटरी सदस्यता अगर त्याग दी है तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन केस हो सकता है, एंटी डिफेक्शन का। ठीक है, एंटी डिफेक्शन हो जाएगा और स्पीकर जो है आपके ऑफिस को खाली करवा सकते हैं, मेंबरशिप आपकी चली जाएगी। ठीक है, जो वाई पर्सन है अगर ये एंटी डिफेक्शन में आया तो स्पीकर जो है इनको कह देंगे कि भाई आपकी सदस्यता खत्म। ठीक है, फिर है सेशन ऑफ पार्लियामेंट, समनिंग। कौन समन करता है भाई? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, बट मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? दो सेशन के बीच में 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ ज़्यादा नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर। हमारे यहाँ लेकिन 3 मीटिंग होती हैं, एक बजट सेशन होता है,
एक मानसून होता है और एक विंटर सेशन होता है, ठीक है। बजट सेशन फरवरी से मई, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर, ठीक है। A session of parliament is a period spanning between first sitting of the house and its prorogation or dissolution in case of Lok Sabha, ठीक है। During session, the house meets every day to transact business. The period spanning between the prorogation of house and its reassembly in a new session is called recess, ठीक है। recess मतलब जैसे एक हाउस है, मान लो कि लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा है तो लोकसभा का जैसे हम सुनते हैं ना, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट जो होता है वो कि एक दिन के लिए हुआ या कुछ घंटे के लिए हुआ, ठीक है। तो हाउस को प्रोरोग जब करते हो तो सेशन एंड करते हो, ठीक है। जो सेशन चल रहा है वो खत्म हो जाता है। अब अगला सेशन जब शुरू होगा, मान लो कि प्रेसिडेंट कहेंगे कि ठीक है हाउस को समन करना है, इस डेट से हाउस बैठेगी। तो ये जो बीच का समय होता है ना, इसके एंड होने से और इसके शुरू होने से सेशन के, एक सेशन एंड हुआ और एक सेशन शुरू हुआ, इसको कहते हैं रिसेस, ठीक है, रिसेस। ठीक है। एडजर्नमेंट, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी मीटिंग्स, ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स, ठीक है। दैट इज मॉर्निंग सिटिंग फ्रॉम 11 AM to 1 PM and post lunch sitting 2 PM to 6 PM. A sitting of parliament can be terminated by adjournment or adjournment sindai, ठीक है, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा, ठीक है। डिसोल्यूशन केवल लोकसभा केस में होगा, राज्यसभा केस में नहीं हो। बाकी एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिंडाई और प्रोरोगेशन ये राज्यसभा के केस में हो सकता है, ठीक है। एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब आप बता दोगे कि कितने घंटे के लिए, कितने दिन के लिए, वीक के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट सिंडाई जो होता है इसमें टाइम मेंशन नहीं होता कि कितने दिन के लिए, घंटे के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट सिंडाई मीन्स टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, मतलब आप मेंशन नहीं करोगे कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं, एडजर्नमेंट है ये, ठीक है। In other words, the House is adjourned without naming a day for reassembly. It is called adjournment sindai. The power of adjournment as well as adjournment sindai resides with presiding officer of the House. He can also call a sitting of a House before date or time to which it has been adjourned, or any time after the House had been adjourned sindai, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिंडाई इशू करते हैं, या उसको मतलब एडजर्नमेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वही जो है कह सकते हैं कि कब हम बैठेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो समन करता है कौन, प्रेसिडेंट करते हैं ना, लेकिन एडजर्नमेंट के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर जो है खासकर वो डेट और टाइम डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर प्रोरोगेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन डिक्लेयर्स अ हाउस एडजर्न सिंडाई when the business of the session is completed. Within the next few days, President issue a notification for the prorogation of the House. However, the President can also prorogue the House while in session. ठीक है, ठीक है। प्रोरोगेशन प्रेसाइडिंग मतलब प्रेसिडेंट है वो इशू करता है प्रोरोगेशन। जब भी स्पीकर जो है वो, मान लो कि स्पीकर चेयरमैन एडजर्नमेंट सिंडाई किया, तो उसके कुछ दिन बाद स्पीकर प्रेसिडेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन थ्रू बता देंगे कि हाउस को प्रोरोग किया जा रहा है, ठीक है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन लोकसभा के केस में होता है जब उसका टर्म खत्म हो जाए, ठीक है, या तो टर्म खत्म हो जाए, ठीक है, या जो रूलिंग पार्टी है वो कह दे, एडवाइस कर दे, ठीक है, या जो रूलिंग पार्टी है वो मेजोरिटी खो दे, ठीक है। ये कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वाला केस, नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। इन केसेस में ही डिसोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ओनली लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, अनलाइक प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन इन द वेरी लाइफ ऑफ एक्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कंस्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन, ठीक है। जब भी डिसोल्यूशन होगा उसके बाद इलेक्शन होगा, तब नया जो नए मेंबर आएंगे फिर ये हाउस फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में टेक प्लेस इन आइदर ऑफ द टू वेज। पहला ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, जब लोकसभा का टेनर खत्म हो जाए, 5 साल वाला कार्यकाल, ठीक है, या प्रेसिडेंट डिसाइड करें कि कब हाउस डिसॉल्व होगा, ठीक है। और जब भी मतलब उनको ऑथराइजेशन है ना कुछ चीज़ों में, तो वो once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolve is irrevocable, ठीक है। मतलब डिसोल्यूशन irrevocable है चाहे जब वो हो। When the Lok Sabha is dissolved, all business including bills, motions
resolutions, notices, petitions, and so on pending before it or its committees lapse, they to be pursued further must be reintroduced in the newly constituted Lok Sabha. However, some pending bills and pending assurances that are to be examined by the Committee on Government Assurance do not lapse on the dissolution of Lok Sabha. ठीक है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लैप्सिंग बिल. अच्छा, जब जो हाउस जब डिसॉल्व होती है, लोकसभा खासकर लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो उसके साथ सारी चीज़ें जो पेंडिंग वर्क होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, चाहे वो नोटिस हो, रेजोल्यूशन हो, मोशन हो या कुछ बिल, ये सब जो पेंडिंग होते हैं ये कमिटीज के साथ वो सब लैप्स कर जाते हैं. लेकिन कुछ केसेस में वो बिल नहीं लैप्स करते. कौन सा केस है? देखो, पहला केस है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स वेदर ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा. ठीक है, कोई भी बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स कर जाएगा जब डिसोल्यूशन होगा लोकसभा का, चाहे वो ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में, चाहे वो ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा में, दोनों जगह पे वो लैप्स कर जाएगा. ठीक है. दूसरा, अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स. कोई भी बिल जिसको लोकसभा में पास किया है और वो राज्यसभा में पहुंची है तो वो लैप्स कर जाएगी. ठीक है. अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा डज नॉट लैप्स. ठीक है. मतलब डिसोल्यूशन के पहले कि कोई बिल पास किया गया और वो क्या कहते हैं उसके लिए नहीं, कोई मतलब कोई बिल है वो पास नहीं हो पा रहा, उसके लिए डिसएग्रीमेंट है और प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो एक जॉइंट सेटिंग रखेंगे. अब जब जैसे मान लो कि उन्होंने आज कहा कि जॉइंट सेटिंग रखेंगे और उसके कुछ दिन बाद हाउस जो है वो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो जो बिल होगा ना वो लैप्स नहीं होगा. जब भी नई असेंबली बन के आएगी वो क्या कहते हैं उस बिल को दिखेगी. ठीक है. अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा डज नॉट लैप्स. कोई भी बिल जो राज्यसभा में है अभी कंसिडरेशन में मान लो, लेकिन वो उसको लोकसभा ने नहीं पास किया है तो वो भी बनी रहेगी, वो भी लैप्स नहीं करेगी. ठीक है. फिर क्या है? अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स. कोई बिल जिसको दोनों हाउस ने पास कर दिया है और भेज दिया है प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए, वो भी लैप्स नहीं करेगी. अ बिल पास्ड बाय हाउस बट रिटर्न बाय प्रेसाइडिंग प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स. ठीक है. कोई बिल जिसको दोनों हाउस ने पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेजा, ठीक है, तो वो भी नहीं लैप्स करेगी अगर डिसॉल्व हो जाता हाउस तो. क्योंकि क्योंकि लोकसभा में उसको रिकंसिडर कर सकते हैं ना उस बिल को. तो अब वो लोकसभा जो भी नई बन के आएगी उसके ऊपर होगा उस बिल को पास करती है या रखती है या फेंक देती है, जो भी करे. ठीक है. तो एडजर्नमेंट वर्सेस प्रोरोगेशन में क्या अंतर है? एडजर्नमेंट क्या है? इट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग एंड नॉट द सेशन ऑफ हाउस. प्रोरोगेशन क्या होता है कि नॉट ओनली टर्मिनेट्स द सिटिंग बट ऑल्सो सेशन ऑफ द हाउस. ठीक है. सेशन ऑफ द हाउस मतलब खत्म, ये जो सेशन चल रहा था वो खत्म, उसके बाद अब अगला होगा कुछ महीने बाद. इट इज डन बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. ठीक है. इट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन प्रोरोग करता है? समन और प्रोरोग करने का काम प्रेसिडेंट का है. ठीक है. तो एडजर्नमेंट का काम, एडजर्नमेंट सेंडाई, ये काम मतलब प्रेसाइडिंग ऑफिसर का हो. It is done. It does not affect the bills or any other businesses pending before the house, and the same can be resumed when the house meets again. ठीक है. तो जब एडजर्नमेंट होता है तो वो किसी बिल को अफेक्ट नहीं करती है, वो सब वैसे ही पड़े रहेंगे, या कोई और बिजनेस जो पेंडिंग है हाउस के सामने वो भी वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी. और फिर से जब भी हाउस रिज्यूम होगा वो सारी चीज़ें वहीं से शुरू होंगी. लेकिन मतलब इसके केस में, प्रोटेगेशन के केस में, तो जो बिल्स हैं या और जो बिजनेस हैं वो नहीं मतलब खत्म होती हैं. ठीक है. इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेसेस पेंडिंग बिफोर द हाउस. ठीक है. सेशन खत्म होगा ये, ठीक है, यहाँ पे सेशन खत्म होता है, तो सेशन खत्म होने पर बिल जो है या कोई और बिजनेस है वो नहीं खत्म होगा, लेकिन जो भी नोटिस पेंडिंग होगी अदर देन दोज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिल lapses on prorogation and fresh notice have to be given for next session. In Bhutan, prorogation brings to end the always and ब्रिटेन, नॉट भूटान. ठीक है. ब्रिटेन में क्या होता है कि जब प्रोरोगेशन होता है ना तो वो सारी ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ डिसोल्यूशन में जो केस होता है. ठीक है. वो उनके यहाँ प्रोरोगेशन में होता है. प्रोरोगेशन में समझ लो कि सिर्फ सेशन एंड होता है. ठीक है. हाउस नहीं डिसॉल्व होता है. ठीक है. तो हाउस जब डिसॉल्व होगा तब बिल वगैरह खत्म हो जाएंगे, बिल जो भी पेंडिंग बिल है. लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि प्रोरोगेशन होगा
तो ही वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, उनको डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोरम क्या है? कोरम मतलब एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है हाउस के ट्रांजेक्शन को करने के लिए, हाउस के बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए फिक्स है 1/10, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। तो इट मस्ट बी देयर 55, एटलीस्ट 55 मेंबर्स इन लोकसभा, और 25 होने चाहिए राज्यसभा में। ठीक है, तब वो जो प्रोसीडिंग होगी वो चल सकती है, अदरवाइज नहीं चलेगी। इफ देयर इज नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ हाउस, it is the duty of presiding officer either to adjourn the house or suspend the meeting until there is quorum। ठीक है, अगर quorum नहीं है तो वो उनके ऊपर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो हाउस को एडजर्न करने या सस्पेंड कर दे मीटिंग को, जबकि जब तक कि quorum ना आए। Voting in the house, all matters at any sitting in the other house or joint sitting of both houses are decided by majority of votes of the members present and voting excluding the presiding officer। ठीक है। तो कोई भी मैटर जो होता है उसको जिसमें वोटिंग की जरूरत है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अलावा सब लोग वोट करते हैं। ठीक है। ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेशली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट और सो ऑन रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी नॉट ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ठीक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस but exercises a casting vote in case of equality of vote. The proceedings of the house are to be valid irrespective of any authorized voting or participation or any vacancy in its membership। ठीक है। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो शुरू में नहीं वोट करते हैं, वो कास्टिंग वोट डालते हैं, मतलब आखिरी में डालेंगे कि हाँ कि इसको करना है या नहीं करना है, या बिल यस या नो में जो भी उनको बोलना होगा। ठीक है। तो जब इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाएगी तभी उनको कास्टिंग वोट रहता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो भी प्रोसीडिंग है हाउस की वो हमेशा वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, चाहे कोई भी वोटिंग हुई हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो मेंबरशिप की। ठीक है, या पार्टिसिपेशन कम हो। द फॉलोइंग पॉइंट कैन बी नोटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग प्रोसीजर इन लोकसभा। ये प्रोसीजर क्या है भाई? ऑन द कंक्लूजन ऑफ डिबेट, स्पीकर shall put the question and invite those who are in favor or of the motion to say aye, and those against the motion to say no। ठीक है। The speaker shall say then say I think ayes or noes as the case may be have it। ठीक है। If the opinion of the speaker as to decision of the question is not challenged, he shall say twice the ayes or noes as the case may have it। ठीक है। And question before the house shall be determined accordingly। ठीक है, मतलब जो स्पीकर होंगे ना वो उसको, मतलब जो भी बिल है, जो भी केस होता है उसको रखेंगे क्वेश्चन के लिए, और लोगों से कहेंगे कि आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में उस पर वोट दीजिए। तो लोग जो है आई नो कहेंगे, तो स्पीकर को लगेगा कि अच्छा ज़्यादा आइस हैं, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये जो है जो आइस हैं वो हैव इट, और अगर नॉइज वाले हैं तो नॉइज हैव इट। ठीक है। ये तब तक है जब तक कोई चैलेंज ना करे कि स्पीकर ने जो कहा है वो सही है क्या। तो अगर कोई चैलेंज करता है तो उनके ओपिनियन को, स्पीकर के ओपिनियन को, तो फिर उस पर वोटिंग होती है। ठीक है। If the opinion of speaker as to the decision of the question is challenged, he shall order the lobby be cleared. After the lapse of 3 minutes and 30 seconds, he shall put the question a second time and declared whether his opinion on ayes or noes have it। ठीक है। If the opinion so declared again is challenged, he shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic voter recorder or by using ayes and noes slips in the house, or by the members going into the lobbies। ठीक है। If the opinion of the speaker, if in the opinion of the speaker the division is unnecessarily claimed, he may ask the member who are the ayes and those who are the noes respectively to rise in their place, and on the count being taken, he may declare the determination of the house। In such a case, the names of all voters shall not be recorded। ठीक है। तो ये उनकी रिकॉर्डिंग, मतलब जो वोटिंग प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये उनका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मतलब वोट डालने का पार्लियामेंट में, लोकसभा में। लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी लैंग्वेज ऑफ ट्रांजैक्शन बिजनेस इन पार्लियामेंट। हाउएवर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर ऑफ
member to address the house in his mother tongue. ठीक है. In both the houses, arrangement are made for simultaneous translation. Though English was to be discontinued on the floor language after expiration of 15 years from the commencement of Constitution, it is that is in 1965. The Official Languages Act allowed the English to be continued along with Hindi. ठीक है. Originally हिंदी इंग्लिश मतलब ये कहा गया था कि इंग्लिश सिर्फ 15 साल की रहेगी ना, उसके बाद हट जाएगी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसने जो है इंग्लिश को हिंदी के बराबरी रख दिया और वो दोनों ही लैंग्वेज अब चलती हैं. इसके अलावा अगर कोई अपनी मदर टंग में बोलना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो मदर टंग में बोल सके. Rights of Minister and Attorney General. In addition to the members of the House, every Minister and the Attorney General of India have the right to speak, take part in proceeding of the either House, any joint sitting of both Houses, and any committee of Parliament of which he is a member without being entitled to vote. ठीक है. There are two reasons underlying this constitution provision. ठीक है. मतलब जो मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल हैं वो दोनों हाउस में किसी की मतलब कि दोनों हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी जॉइंट सेटिंग में बैठ सकते हैं या जो कमेटी होती है उसके मेंबर हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन उनको वोट करने की नहीं दिया जाएगा, उनको वो वोट नहीं कर सकते हैं उसमें. ठीक है. मतलब जिस हाउस के वो मेंबर नहीं है उसकी बात हो रही है. जिस हाउस में वो मेंबर है वहां तो वोट कर ही सकते हैं. मान लो कि कोई कोई मिनिस्टर है, वो लोकसभा का मेंबर है. ठीक है. पर वो राज्यसभा में जाके बैठा है प्रोसीडिंग सुनने के लिए. ठीक है. राज्यसभा में वो डिबेट कर सकता है, मतलब स्पीक मतलब बोल सकता है. ठीक है. लेकिन वो वोट नहीं कर सकता, वोट यहाँ नहीं कर पाएगा राज्यसभा में. ठीक है. यहाँ पे वोट नहीं कर पाएगा, वो लोकसभा में ही वोट कर सकता है. ये A minister can participate in proceeding of the house of which he is not a member. In other words, a minister belong to Lok Sabha can participate in proceeding of Rajya Sabha and vice versa. A minister who is not a member of either house can participate in proceeding of both houses. It should be noted that a person can remain a minister for 6 months without being a member of either house of the parliament. ठीक है. Lame duck session क्या? It refers to the last session of existing Lok Sabha after a new Lok Sabha has been elected. Those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame ducks. Okay. ठीक है. इसके बाद क्या है? डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, इसको हम बाद में शुरू करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए धन्यवाद.